गुड मॉर्निंग। अभी हम पढ़ रहे फ्रांस की क्रांति में फ्रांस की क्रांति का घटनाक्रम। इससे पहले हमने फ्रांस की क्रांति के घटनाक्रम को 4 भागों में बांटा था, जिनमें से 2 भाग, एक राष्ट्रीय सभा और एक विधानसभा के समय फ्रांस की क्रांति के घटनाक्रम का हमने अध्ययन किया। अब हम देखेंगे तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के समय फ्रांस की क्रांति का घटनाक्रम किस प्रकार आगे बढ़ा। राष्ट्रीय सम्मेलन का समय 1792 से 1795 ईस्वी तक था। राष्ट्रीय सम्मेलन में 2 पार्टियां प्रभावशाली थी, एक जिरोंदिस्ट और एक जैकोबिन। जिरोंदिस्ट जो थे वो उदार गणतंत्रवादी थे और फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी प्रांत जिराके के निवासी थे। इन्हें बुर्जुआ वर्ग का समर्थन प्राप्त था। इस पार्टी के नेता ब्रिशेट, आइनार्डर आदि थे। दूसरी पार्टी थी जैकोबिन पार्टी। जैकोबिन पार्टी ये उग्र गणतंत्रवादी थे। इन्हें फ्रांस के किसानों एवं श्रमिकों का समर्थन प्राप्त था। इसके प्रमुख नेता डेंटन, कार्नोट और रॉब्सपियर आदि थे। वैसे दोनों ही गणतंत्रवादी थे, लेकिन पहला उदार था और दूसरा उग्रवादी था। तो राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत कई गतिविधियां हुई, जिनको हम कई निम्न बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसे पहला, राजा पर मुकदमा और मृत्युदंड। दूसरा, आतंक का युग। तीसरा, राष्ट्रीय सेना का गठन। चौथा, अन्य सुधार। पांचवा, चर्च के साथ संबंध। और छठा, नया संविधान। ये कार्य राष्ट्रीय सम्मेलन के समय हुए थे। तो पहला हम देखते हैं राजा पर मुकदमा और मृत्युदंड। राष्ट्रीय सम्मेलन में दिसंबर 1792 में लुई 16वें के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। लुई 16वें के विरुद्ध कई आरोप लगाए गए और उनको सिद्ध किया गया। जैसे राजा विदेशियों से मिला हुआ है तथा उसकी पत्नी ने सैनिक दस्तावेज दुश्मन को उपलब्ध करवाए। दूसरा, राजा एमिगर्स से मिला हुआ है। और तीसरा, राजा की न्याय असभ्य पादरियों के प्रति सहानुभूति है। इन आरोपों के आधार पर राजा पर मृत्युदंड का आरोप लगाया गया, मृत्युदंड का दंड दिया गया और रविवार 21 जनवरी 1793 के दिन लुई 16वें को मृत्युदंड किया गया। राजा को मृत्युदंड दिए जाने के पश्चात फ्रांस में उग्र प्रतिक्रिया हुई और इस घटना से फ्रांसीसी स्तब्ध रह गए तथा यूरोप के अन्य देशों में भी इसके खिलाफ उग्र प्रतिक्रिया हुई। इंग्लैंड, जो अब तक क्रांति के प्रति सहानुभूति रखता था, उसने भी कड़ा विरोध किया। इस उग्र प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करने के लिए रॉब्सपियर ने सत्ता अपने हाथों में ले ली तथा आतंक के राज्य को अपना हथियार बनाया। अब हम देखते हैं आतंक का युग क्या है, आतंक का राज्य क्या है। आतंक का युग 1793 से 1794 तक चला। आतंक के युग की औपचारिक शुरुआत 9 मार्च 1793 को क्रांतिकारी न्याय अधिकरण की स्थापना से हुई। इस न्याय अधिकरण में राष्ट्रीय सम्मेलन के विरोधियों के खिलाफ केस चलाए गए। आतंक के युग के 2 प्रमुख हथियार बनाए गए थे। एक, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, जिसे जन सुरक्षा समिति कहते हैं। इसके अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी एवं विदेशी मामले तथा आंतरिक मामलों पर नियंत्रण के अधिकार इसमें निहित थे और इसका नेतृत्व स्वयं रॉब्सपियर के हाथों में था। दूसरा जो था वो था लॉ ऑफ सस्पेक्टर, यानी संदेह का कानून। किसी पर भी संदेह होने पर उस पर भी क्रांतिकारी न्यायालय में मुकदमा चलाकर मृत्युदंड दिया जाता था। 16 अक्टूबर 1793 को मेरी एंटोइनेट को गिलोटिन किया गया, यानी मृत्युदंड दिया गया एवं हजारों की संख्या में शाही वर्ग के सदस्यों को भी मृत्युदंड दिया गया। यही नहीं, उदारवादी नेताओं द्वारा इसके विरोध के कारण
विशिष्ट आइनार्ड आदि नेताओं को भी मृत्युदंड दिया गया। आगे देखते हैं थर्मोडियन का षड्यंत्र। 27 जुलाई 1794 को रॉबस्पियर और उसके साथियों की एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई। इसे थर्मोडियन कूप कहा जाता है। थर्मोडियन यह क्रांतिकारियों के कैलेंडर में जुलाई का महीना था, इसलिए इसे थर्मोडियन कहा जाता है। आतंक के युग में लगभग 15,000 लोगों की हत्या हुई, जिसमें अकेले पेरिस में ही 2,000 लोग मारे गए थे। यह आतंक का युग 9 मार्च 1793 से प्रारंभ होकर रॉबस्पियर की हत्या पर जाकर समाप्त हो गया। तीसरा बिंदु जो हम देख रहे हैं इसमें वो है राष्ट्रीय सेना का गठन। राष्ट्रीय सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि फ्रांस में राष्ट्रीय सेना का गठन करना था। राष्ट्रीय सेना के गठन का श्रेय कार्नोट को दिया जाता है। उसने 18 से 25 वर्ष के युवाओं को सेना में भर्ती होने का आह्वान किया। 1793 तक इस राष्ट्रीय सेना की संख्या 7 लाख पहुंच गई थी। एक क्रांतिकारी कवि ह्यूगोट डी ऑयल द्वारा लिखित मार्स लेख नामक क्रांतिकारी गीत को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता मिली। और नेशनल कन्वेंशन के समय और अन्य जो सुधार किए गए वो थे, फ्रांसीसी भाषा को शिक्षा का माध्यम घोषित किया गया, नीग्रो दास व्यापार समाप्त किया गया, ज्येष्ठता सिद्धांत को समाप्त किया गया, नाप तोल की नई प्रणाली लागू की गई, क्रांतिकारी कैलेंडर लागू किया गया जिसमें एक महीने में 30 दिन तथा एक सप्ताह में 10 दिन रखे गए, कानूनों की संहिताबद्ध किया गया। ये नए सुधार उस समय किए गए। पांचवा बिंदु हम देखते हैं चर्च के साथ संबंध। राष्ट्रीय सम्मेलन के सदस्यों ने रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध किया। उन्होंने चर्च बंद करवा दिए तथा धर्माधिकारियों के वेतन भी बंद कर दिए। रॉबस्पियर के आतंकी युग के समय चर्च के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति की पूजा पर बल दिया गया। छठा बिंदु जो हमने बताया था वो था नया संविधान। राष्ट्रीय सम्मेलन ने फ्रांस को एक नया संविधान दिया जिसे डायरेक्टरी कहा गया। इस नए संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, जैसे फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। दूसरा, कार्यपालिका के अधिकार डायरेक्टर्स के हाथों में निहित रखे गए, जिनका चुनाव 5 वर्ष के लिए होना तय हुआ। तीसरा, एक द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई, जिसमें एक सदन को 500 कहा गया। यह सदन विधानों के प्रस्ताव रखता था और दूसरे सदन को एंसियन के नाम से जाना गया। इस सदन को विधानों को सहमति देने या उन्हें रद्द करने का अधिकार था। 2/3 बहुमत होने पर किसी भी कानून को राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित कर दिया जाता था। अब हम देखते हैं डायरेक्टरी का शासन। जो नया संविधान बनाया गया उसमें जो डायरेक्टरों का शासन जो व्यवस्था की गई थी वो डायरेक्टरी का शासन कैसे था। डायरेक्टरी का शासन 4 वर्ष तक चला था, 1795 से 1799 तक। फ्रांस में 2/3 कानून का कड़ा विरोध हुआ क्योंकि उसे चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप माना गया। इस कानून के विरोध में पेरिस तथा अन्य प्रमुख नगरों में दंगे प्रारंभ हो गए। फ्रांस की क्रांति के समय प्रथम बार सेनापति नेपोलियन के नेतृत्व में दंगों का दमन करने के लिए सेना बुलाई गई। नेपोलियन ने इन दंगों का सफलतापूर्वक दमन कर वह रातों रात लोकप्रियता को प्राप्त किया। नेपोलियन के शब्दों में, आई एम द सन ऑफ द रिवॉल्यूशन। इन परिस्थितियों में डायरेक्टरी नाम के इस संविधान को लागू किया गया। डायरेक्टरी के जो शासन था उसकी कुछ कमियां थीं, जिन कमियों को हम 3 भागों में बांटा है। पहला, भ्रष्ट डायरेक्टर्स, दूसरा आंतरिक दुर्बलता और तीसरा आर्थिक संकट।
भ्रष्ट डायरेक्टर जो थे वे नए नए चुने जाने वाले सभी डायरेक्टर मध्यम योग्य एवं भ्रष्ट थे। प्रथम डायरेक्टर में कार्नोट, रेसुवेल एवं सेज थे। ये डायरेक्टर किसी भी विषय पर एक मत नहीं थे। इन्होंने भ्रष्ट तरीकों से अपने पदों पर बने रहने के प्रयास जारी रखे। दूसरा, आंतरिक दुर्बलता। डायरेक्टरी का समय षड्यंत्रों से प्रभावित रहा, जो कि डायरेक्टरी की दुर्बलता का प्रमुख कारण बना। उदाहरण, बेफर्प का षड्यंत्र 1793 में प्रमुख था। रॉबस्पियर के पतन के बाद जैकोबिन पार्टी के नेताओं ने सोसाइटी ऑफ पैंथियन नामक संस्था की स्थापना की। उस संस्था का उद्देश्य समानता पर आधारित गणतंत्र की स्थापना करना था। इस संस्था के द्वारा ट्रूवेन नामक अखबार चलाया गया, जिसका संपादक बेबफ था। इस संस्था के सदस्यों ने 6 डायरेक्टर्स की एक गुप्त व्यवस्था कायम की। इसके सदस्य प्रशासन, सेना एवं न्याय व्यवस्था के साथ जुड़े तथा गुप्त रूप से सत्ता को पलटने की योजना बनाई। इनकी योजना के क्रियान्वयन से पूर्व बेबफ एवं उसके सहयोगियों को बंदी बनाकर गिलोटिन कर दिया गया। तीसरा हम देखते हैं आर्थिक संकट। राष्ट्रीय सभा ने एसिग्नेट्स नाम से कागजी मुद्रा जारी की थी। क्रांति के दौरान यह मुद्रा अत्यधिक मात्रा में छाप दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में मुद्रास्फीति की स्थिति बन गई और फ्रांस में एक बार फिर आर्थिक संकट की स्थिति बन गई। चौथा हम देखते हैं बूमेर का षड्यंत्र। बूमेर क्रांतिकारियों के कैलेंडर में नवंबर का महीना था। नेपोलियन ने एक डायरेक्टर एवसेज को मिलकर डायरेक्टर्स को उखाड़ फेंका। इस घटना को बूमेर का षड्यंत्र कहा जाता है। यह घटना 9-10 नवंबर की थी। 9 नवंबर को विधानसभा को पेरिस से 5 मील दूर सेंट क्लाउड नामक स्थान पर स्थानांतरित किया गया। इसका स्थानांतरण दंगों की आशंका बताकर किया गया। 10 नवंबर के दिन नेपोलियन ने सर्वप्रथम पेरिस पर अधिकार किया। वह ट्यूलरीज नामक महल पर अपना आधिपत्य जमाया। तत्पश्चात उसने सेना सहित सेंट क्लाउड पहुंचकर विधानसभा पर अधिकार किया और डायरेक्टर्स को उखाड़ फेंका। नेपोलियन ने कौंसलेट या सलाहकारों की सरकार स्थापित की। इस सरकार में नेपोलियन प्रथम सलाहकार या काउंसलर नियुक्त हुआ। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति के ये घटनाक्रम रहे, जिनके द्वारा फ्रांस की क्रांति समाप्त हुई और वहाँ का प्रथम काउंसलर नेपोलियन बन गया। अब देखते हैं फ्रांस की क्रांति के परिणाम। फ्रांस की क्रांति के कई परिणाम निकले, जैसे उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दूसरा, सामंतों की सुविधाएं समाप्त कर दी गई। जो फ्रांस में पहले असीमित सुविधाएं सामंतों को दी गई थी, वो फ्रांस की क्रांति के द्वारा समाप्त कर दी गई। तीसरा, धर्माधिकारियों की सुविधाएं समाप्त कर दी गई। चर्च, जो धर्माधिकारियों के प्रमुख आय के स्रोत थे, उनके आराम के स्रोत थे, उनकी सुविधाएं समाप्त कर दी गई। चर्च को राज्य के अधीन कर उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। समान प्रशासनिक एवं न्याय व्यवस्था लागू की गई। फ्रांस में जो जगह जगह अलग अलग कानून थे, उस व्यवस्था को समाप्त करके संपूर्ण फ्रांस में प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था समान रूप से लागू की गई। कानूनों को संहिताबद्ध करने का कार्य शुरू किया गया। कानून जो अभी तक मौखिक होते थे, अब उनको लिखित रूप में संहिताबद्ध करने का कार्य शुरू किया और उन्हीं के आधार पर कोई निर्णय लिया जाता था। नीग्रो दास व्यापार को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया। मौलिक अधिकार दिए गए। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का उद्देश्य प्राप्त हुआ तथा फ्रांस को दुनिया को यह नारा दिया। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा फ्रांस ने दुनिया को दिया।
ये फ्रांस की क्रांति के परिणाम रहे। अब हम आगे पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट अगले उस अध्याय में।